पहले तो आंसर मैच कर लो आप पहले। मैच द आंसर्स। वैसे सुबह के बैच में भी टेस्ट लिया था, उनको भी आज सॉल्यूशन करवाया मैंने, और हाईएस्ट मार्क्स उस बैच में आए 100। 100 में से 100। और अभी ऑनलाइन वालों के और दिख जाएंगे कितने आ रहे हैं, फिर तुम्हारे करना कंपेयर। पहले आंसर लिख लो, फिर सॉल्यूशन करवाता हूं उनका। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हाईएस्ट मार्क्स इस टेस्ट में कितने हो गए, 100 में से 100। और आपके बैच के 88। 88 ही थी क्या? टिक कर लीजिए आंसर। सही आंसर टिक कर लो, फिर मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं इसका आपको। नहीं तो फोटो खींच लो सर मोबाइल में, बाद में टिक कर लियो। वैसे जैसे भी अच्छा लगे आपको, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। या वैसे लिख लो पन्ने पे आंसर साइड में कहीं। हो गए? हो गए क्या? फिर नहीं तो सफोकेशन हो जाएगा बंद करने।
हो गए? चलिए निकालो पेपर। लिख रहे हो? कर लिए? चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले तुमने पेपर दिया, पेपर के बाद में तुम्हारे नंबर आ गए, नंबर के बाद में अब सॉल्यूशन है, एंड सॉल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेस्ट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कर कहाँ रहे हैं और मिस्टेक क्यों हो रही है, क्या गड़बड़ है जिसकी वजह से गलतियां आप कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप जरा। अगर इन 50 क्वेश्चन को आपने ठीक से अटेंड किया है, इसका मतलब आपको टेंस के टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। आई एश्योर यू अबाउट इट। आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर 50 के इस क्वेश्चनों में यानी 100 नंबर में आप 80 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, 90 के आसपास नंबर ला रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी टेस्ट में, पक्का। मतलब मेन एग्जाम में भी नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी। और अगर इसमें आप लैग कर रहे हैं अभी, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब कमी है, और उस कमी को हमें ठीक करना है। कमी किसकी तरफ से है? आपकी तरफ से ही है। और आपकी तरफ से क्या कमी हुई होगी? नोट्स को नहीं पढ़ा होगा, या फिर पुराने क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं किए होंगे, या फिर क्वेश्चन को समझ नहीं पाए होंगे, या फिर सिली मिस्टेक की होगी। अब कौन सा किया आपने वो तो आप ही देखोगे, पता लग जाएगा आपको। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए। दे ब्लैंक नॉट ब्लैंक हैज डिनर लास्ट नाइट। पहले तो मेरे को ये बताओ, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था 92, पहले तो मैंने आपको ये बताओ, जब मैंने टेंस पढ़ाया आपको, उस समय मैंने आपको लास्ट में 5-6 चीजें बताई थी कि आपको टेंस के क्वेश्चन सोल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। किस किस को याद है मैंने क्या बताया था? क्या क्या पॉइंट बताए थे मैंने आपको? व्हेन यू आर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ टेंस, देन व्हिच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आई टोल्ड यू व्हाट आर दोज पॉइंट्स। आर यू एबल टू रिकॉल दोज पॉइंट्स और नॉट? क्या 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 देखना है मैंने बताया था उसमें? कि पहले किसी भी वाक्य को अपनी तरफ से पास्ट और फ्यूचर नहीं मानना है, वो लेके फिर स्टार्ट करेंगे ना। और अगर इसका मतलब जनरली अगर किसी वाक्य में कुछ नहीं दिया तो वाक्य किसका है? प्रेजेंट का है। उसके आगे आप बढ़ेंगे, आप एडवर्ब देख सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम से भी नहीं बात बन रही तो फिर आगे चले जाओ। आप क्या करोगे आगे जाके? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट देख सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पता लग जाए। उसके आगे चले जाओ, आप एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के हिसाब से देख सकते हो, नॉन लिविंग है कि क्या है, उस हिसाब से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में देख लो। उससे आगे जाओ, यूसेज देख लो, और यूसेज में भी नहीं आए तो लास्ट में मीनिंग देख लो। यानी कम से कम ये 7 चीजें आपको क्वेश्चन, हर टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करते समय 6-7 बातें आपको ध्यान रखनी है। याद है आपको? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉपी में लिखी हुई है आपके पास। नंबर 1, पहला, सबसे पहले किसी भी वाक्य को अपनी तरफ से आपको कभी भी पास्ट और फ्यूचर नहीं मानना है जब तक कि वो कह नहीं रहा है अगला आपको। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपके लिए वाक्य कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट टेंस का। कौन सा टेंस का वाक्य? प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। दूसरा, आप किसको देख सकते हैं? एडवर्ब को। लेकिन कई बार एडवर्ब में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर आगे आप चले जाओ और आगे जाके आप ये देख लो, वॉइस के कंडीशन देख सकते हो कि एक्टिव का है या पैसिव का। उसके अलावा आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से भी देख सकते हो। उसके अलावा आप यूसेज के आधार पर भी देख सकते हो, और लास्ट में मीनिंग के आधार पर भी देख सकते हो। कहीं ना कहीं तो आपकी गाड़ी अटक के क्वेश्चन को सोल्व कर देगी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपकी गाड़ी तो रुक ही नहीं रही है, दौड़ ही रही है गाड़ी, और वो आगे नीचे जाके अटकती कहां पे बताओ? नेगेटिव मार्किंग पे जाके अटक रही है। अब वो क्यों अटक रही है आप क्वेश्चन खुद देखना। अभी आज सब मेरे से मिलके जाएंगे लास्ट में, एक एक भले 8 बज जाए, आप एक एक से बाय वन मीटिंग करके जाओगे आप टेस्ट के बाद में, सोल्यूशन के बाद में सबसे मिलूंगा पर्सनली 1 बाय 1, ठीक है। कि क्या नंबर है, क्यों गड़बड़ कर रहे हो, और प्रॉब्लम क्या है। आपके रिजल्ट से ज्यादा चिंता मुझे मेरे नाम की भी है। डूबने नहीं दूंगा तुम्हारे साथ में, पक्का, ठीक है। समझ गए मेरी बात? देखिए, दे ब्लैंक नॉट ब्लैंक हैज डिनर लास्ट नाइट। तो इसमें एक वर्ड दिया है आपके लिए, क्या लिखा है भाई? लास्ट नाइट। चलो एक बात आपको दिख रही है, लास्ट नाइट आ गई।
अब लास्ट नाइट है, इसका मतलब ये तो तय है कि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है हमें, और पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है तो आप ऐसे उन ऑप्शंस को, अब क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रहा हूं ध्यान से देखना। अभी आपको रटना, एक बहुत सारे आप में से बाहर जाके बोलते हैं सर याद सारा है मेरे से पर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो याद सारा है क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मतलब समझा नहीं आपने, याद ही किया उसको। याद कोई रट्टा थोड़ी मारना है आपको, ऐसे रट्टे मार के उसको याद किया मतलब उसको अप्लाई करना है एग्जाम के अंदर। तो ये प्रेजेंट वाले तो इसके आंसर हो नहीं सकते, इसका मतलब डू हैज तो ये नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, या फिर डू हैव भी नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक तो डिड हैज है और एक डिड हैव है, ठीक है। और जनरली पोजीशन के लिए रखने के लिए हम जनरली हैज नहीं किसका इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब डिड होगा, और डिड के साथ में आपको क्या मिल रहा है, हैव मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डिड हैव, ठीक है। तो हैव का मतलब टेकन से है, खाना लेना, ले लिया उसका, तो क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट हैव डिनर लास्ट नाइट। समझे मेरी बात। तो प्रेजेंट वाले तो आ नहीं सकते, हैज का कोई ऐसे, हैज तो सिंगुलर प्लूरल अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ लगेगा तब जरूर आप कर सकते हो, एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव। वर्ब के रूप में जब भी इस्तेमाल करते हो तो हैज नहीं होती, वर्ब की फॉर्म क्या होती है, हैव ही होती है। समझ गए आप, जब भी आप वर्ब के रूप में इस्तेमाल करोगे तो हैज नहीं, किसका इस्तेमाल करोगे, हैव का इस्तेमाल करोगे। जैसे उसने खाना नहीं खाया, इसका मतलब क्या करोगे आप, ही हैज नॉट, खैर तो हैड हो गया, उसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड, और अगर प्रेजेंट में लेना चाहें तो उसको क्या बोल लेंगे, हैज, तो इसका हो गया डिड हैव। ठीक, सबने सही किया होगा क्वेश्चन पहला, ठीक किया सबने, ठीक है, किसी ने गलत नहीं किया, ओके। दूसरा क्वेश्चन, दे नॉट गो, किसने गलत किया है, दूसरा क्वेश्चन, एक, झूठ मत, जिसने भी गलत किया हाथ ऊपर करना, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की कसम या जिसकी लगे उसकी कसम। अब जिसका भी गलत है हाथ ऊपर करना, मेरे को पता लग जाए गड़बड़ क्यों किया आपने उसके बाद, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आगे से गलती ना हो। किस किसी ने गलत किया क्वेश्चन, ऐसे पूरे हाथ करो थोड़ा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लास में सब एक जैसे हैं, किसी ने दूसरा किया तुमने दूसरा किया है, बात बराबर है। दे डिड नॉट गो, ठीक। अब ये नॉट गो लिखा है, गो के बाद में क्या लगा हुआ है, इंटरोगेटिव मार्क, क्या लगा है, आराम से समझना, बहुत पूरा मैं आपको आराम से समझा रहा हूं ताकि अगले टेस्ट में आप गलती नहीं करेंगे दोबारा किसी भी कंडीशन में। अब ये गो आया है, गो आया, इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब पक्का क्वेश्चन वाला वाक्य है, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वाला है, हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य है, क्योंकि लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क है, डब्ल्यू एस तो आ नहीं रहा, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट हुआ होगा, यस और नो, और बोलो सही, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ होगा, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। अब यहां देखिए आप, हैव अगर साइक्रिक रूप में आता है, मान लो इसको हैव को हम स्टार्ट में लगा देते हैं, तो हैव और हैव साइक्रिक रूप में कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, कौन से में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आ गया, इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड आती है, इसका मतलब थर्ड तो नहीं है गो, तो थर्ड नहीं है तो हैव तो नहीं हो सकता, और हैव नहीं हो सकता, हैज वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि हैज किसके लिए आता है, प्लूरल के, सिंगुलर के लिए, और जबकि दे क्या है, प्लूरल, तो हैज वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। डज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, तो दे सिंगुलर है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब आपके पास बचा डिड, डिड लगा के देख लो आप, डिड लग गया होगा, डिड लगा, डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। समझ गए मेरी बात। अब आपने क्या सोच के आंसर किया, वो खुद सोचना कि आपने गलती कैसे की, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, हैज तो आ नहीं सकता, बहुवचन है, डज आ नहीं सकता, बहुवचन है, और हैव नहीं आ सकता, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो आपके पास बचा क्या, एक अकेला डिड ही तो बचा। इसका मतलब अब भी आपने गलती करी, इसका मतलब तो फिर आप उसको ढंग से पढ़ नहीं रहे हो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगला तीसरा, किसका गलत है ये, हाथ ऊपर करना एक बार, ठीक है, इधर देखो, इफ आई ब्लैंक अ मैप, आई लैंड इट टू यू, लैंड दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, मैं वर्ब के रूप में, हमारे पास लैंड है, ठीक है, लैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी V1 है ये, और इधर इफ लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है इधर, इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, इतना सबको ध्यान में आ रहा है, कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल है। अब कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो सिचुएशन में आ सकती है, या तो आप करो
वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं विल के साथ या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दो सिचुएशन हो सकती है इधर वाले में, या तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सेकंड वाली कंडीशन, या फिर विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही हो सकती है। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, ये तो तय है कि फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब तीसरी वाली कंडीशन तो नहीं है अनफुलफिल्ड, क्योंकि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो दो सिचुएशन है आपके पास। चलिए अब ये पहला कह रहा है इफ आई ब्लैंक अ मैप, इफ आई ब्लैंक अ मैप आई ब्लैंक लैंड इट टू यू। तो अगर यहां ये लगा रहा है वुड, आपके हिसाब से पहला ऑप्शन करते हैं, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आगे इधर कोई दिक्कत है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसका मतलब इधर या तो वर आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या तो वर आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये तो सेकंड फॉर्म तो नहीं दिख रही और वर भी नहीं है, इसका मतलब ये आंसर तो आपका नहीं हो सकता है। इसमें हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब ये हेड है और साथ में क्या है, विल है। हेड है और साथ में क्या लगा दिया हमने, विल। तो हेड और विल साथ में संभव है क्या, हेड और विल भी साथ में संभव, क्योंकि हेड के साथ तो कौन आना चाहिए, वुड आना चाहिए। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन तो, कंडीशन तो याद है ना आपको तीनों, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, एक वर या सेकंड फॉर्म, आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आगे आओ, देखो ये आई के साथ हैज तो वैसे ही नहीं आ सकता, आई के साथ क्या आना चाहिए था, हैव, तो ये वैसे ठीक नहीं है। अब यहां देखिए आप, अब ये हैज और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेड। तो उसका मतलब मैं अब यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दूं, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म के हिसाब से क्या हो गया, हेड हो गया। और आगे वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो चलो वुड लगा के देख लेते हैं। तो यहां वुड आया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कंडीशन नंबर 2 लागू हो गई इसमें, कि एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और आगे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। समझ गए मेरी बात। तो फिर आंसर क्या होगा इसका, हेड और वुड। तो ये हेड उधर हो गया और यहां वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्लियर, समझ में आ गया। तो जिसने भी गलती की है पता लग गया, तो उसको लगा के देख लिया, अगर अपने आप पता लग जाएगा। कंडीशन 3 है, आपको ध्यान में कैसे कंडीशन में गलत हो रहा है वो। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, इफ आई ब्लैंक इन यूर शूज आई ब्लैंक वुड वेट अ बिट। ये इधर दिख रहा है आपको, वुड के साथ वर्ब की, इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आगे आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वर आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या तो वर आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म। शुड का कोई लेने देना नहीं है, एम का कोई लेने देना नहीं है, आपके पास ऑप्शन दो बचे, या तो वोज है या वर है। वोज आ नहीं सकता क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, तो आई के साथ किसका इस्तेमाल कर देंगे, वर। इफ आई वर इन यूर शूज, इसका गलत है, किसी का भी गलत नहीं है। अब तो हाथ खड़े करोगे नहीं तुम, पर कॉपी तो लास्ट में दिखाओगे मेरे को, देखूंगा तो सही में। इफ ही ब्लैंक ही ब्लैंक गेट देयर इन टाइम, किसका गलत है, पूरे करो हाथ एक बार देखो। हाँ शाबाश, ठीक है। इफ ही ब्लैंक गेट देयर इन टाइम। चलिए अभी हमारे पास खुला हुआ है ओपन एकदम केस, कि हम कंडीशन फिलअप करके देख सकते हैं दोनों तरफ, कौन सी कंडीशन सेट होगी देख लेंगे। पहले ऑप्शन पे चलिए आप, ये आ गया रेन। रेन का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, जैसे मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन, अगली बार वैसे हल करने क्वेश्चन आप, ठीक है, ऐसे नहीं फटाफट नहीं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। मैथ का पेपर नहीं दे रहे आप, अंग्रेजी का दे रहे हो, 1 घंटा खूब मिलता है आराम से, उसके बाद भी पेपर करने के बाद भी टाइम खूब की, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। इफ ही रेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो इधर रेन आ गया, इधर आप विल लगा रहे हैं, ये संभव है क्या कि एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और आगे विल हो, ऐसा संभव नहीं है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो आगे किसका इस्तेमाल करोगे, वुड का इस्तेमाल करोगे, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो ठीक नहीं है फर्स्ट ऑप्शन, इसको तो हम हटा देते हैं यहां से। आगे देखिए, इफ ही ब्लैंक रन्स, चलो रन्स कर देते हैं, रन्स कर दिया, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में क्या चाहिए आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये क्या लगा दिया इसने, इसका मतलब ये भी फर्जी है, झूठ, इसका कोई लेने देना नहीं है, हट गई कंडीशन। आगे बढ़ जाओ, ये रन यहां कर दिया रन, तो यही गलत कर दिया। ही के साथ रन संभव है क्या, रन होना चाहिए था, एक तरह मान भी लेते तो, इसका मतलब ये होगा नहीं क्योंकि रन आया है। तो इसका मतलब इनमें से तो कोई सिचुएशन नहीं बैठी आपके पास, तो नहीं बैठी तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है 3 में से, और नहीं है तो फिर आंसर क्या हो गया इसका, नोटा। आप इसको यूं कर सकते थे, इफ ही रन्स ही विल गेट देयर इन टाइम। तो यहां तो होगा रन्स और यहां विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
या आप इसको ऐसे कह सकते थे इफ ही रेन, यहां होता रेन और यहां होता वुड, तो रेन या वुड कर सकते थे और रन्स या विल कर सकते थे, जो कि दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हमारे लिए चौथा ऑप्शन क्या हो गया इसका, नोटा। तो आंसर क्या बनेगा, नोटा बन गया। क्लियर? किस किसने गलत किया, समझ में आ गया? गलत समझ में आ गया? गलती क्या गलती की, क्या गलती की, समझ में आ गया आपको जो गलती हुई? ठीक है, बस उसी में धन्य है। आगे देखो, दे ऑन द प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, दे ब्लैंक ऑन द प्रोजेक्ट एट द मोमेंट। आपको ये मन में कसक होनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, और अगले पेपर में नहीं करूंगा, कसम खा के जाना। दे ब्लैंक ऑन द प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, इसका मतलब यहां एट द मोमेंट दिया हुआ है आपको, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मैंने लिखवाया आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नोट्स खोल के देखना, मिल जाएगा उसको आप में। एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, है ना, या फिर नाउ या स्टिल, ये सब एटसेट्रा। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। चलो कंटिन्यूअस में देखते हैं। इसका मतलब वर वर्किंग है तो इसका मतलब पास्ट में चला गया, तो पास्ट वाले को तो हम लेंगे नहीं। ये वर्कड है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बी वर्किंग संभव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, इसका मतलब ये आंसर इसका हो नहीं सकता है। तो फिर आपके पास आंसर क्या बचा, आर वर्किंग। क्यों आया आर वर्किंग, समझ में आ गया? ये पास्ट का इसलिए नहीं लेंगे, ये भी पास्ट का नहीं लेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए इसका ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इसका, आर वर्किंग। क्या हुआ, आर वर्किंग। क्लियर है? यस और नो? किसका गलत है? सबका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी ऑफन ब्लैंक शॉपिंग ऑन द वीकेंड। अब ये आया है ऑफन, ऑफन का मतलब हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल की बात कर रहा है। तो हैबिचुअल आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो पास्ट और फ्यूचर की सिचुएशन आपको दिख रही है कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही, इसका मतलब ये तो है हम हैबिचुअल की तरफ जाएं, और हैबिचुअल भी कौन सी, प्रेजेंट वाली। चलो देखते हैं। पहला वेंट लगा हुआ, वेंट पास्ट की सिचुएशन हमारे पास है नहीं, इसलिए पास्ट तो भरेंगे नहीं, पास्ट आंसर नहीं हो सकता हमारा। जब भी क्वेश्चन हल करो, किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो हमेशा आंसर की तरफ मत जाओ, जो आंसर नहीं है उसको हटाओ। समझ गए क्या? जब भी आपको लगे कोई क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, देन यू शुड गो ऑन इलिमिनेशन मेथड। अब इलिमिनेट करते जाओ, एक एक को इलिमिनेट करते जाओगे तो अपने आप आंसर बच जाएगा। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट की सिचुएशन हमारे पास है नहीं इसके अंदर। अच्छा, अब आ गया इज गोइंग, तो ये ऑफन है, इसका मतलब कंटिन्यूस वाली बात तो हम नहीं कर सकते। चलिए चलो इसको भी एक बार छोड़ते हैं। गो संभव है क्या, गो संभव नहीं है। सी आया है तो सी के साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि सी सिंगुलर जिसका मतलब ये प्लूरल है, ये हो नहीं पाएगी। आपके पास इज गोइंग है और गोज है, इज गोइंग हैबिचुअल एक्शन को बता नहीं पाएगा, इसका मतलब हैबिचुअल एक्शन के लिए आपके पास क्या हो गया, ये गोज। सी ऑफन गोज शॉपिंग ऑन द वीकेंड। समझ गए? तो आंसर क्या हो गया इसका, गोज। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखिए, शीला ब्लैंक टू बी अ पुलिस ऑफिसर व्हेन शी ग्रोज अप। शीला ब्लैंक टू बी अ पुलिस ऑफिसर व्हेन शी ग्रोज अप। ये ग्रोज है, आगे ग्रोज का मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें। तो व्हेन शी ग्रोज मतलब व्हेन शी ग्रोज अप, इसका मतलब जब वो बड़ी। तो एक तो वांटेड, अब बड़ी होगी उसके बाद बनेगी, तो वांटेड का मतलब तो है नहीं, क्योंकि पास्ट वाली सिचुएशन तो ला नहीं सकते, तो पास्ट आएगा नहीं। आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। वांट इसके साथ संभव नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर, इसलिए वांट इसमें हो नहीं सकता है, वांट का भी कोई लेने देना नहीं है। अब बच्चा हैज वांटेड, तो हैज वांटेड तो एक तरह से काम कंप्लीट हो गया, तो फिर तो बात ही खत्म थी, वो तो बनना चाह रही अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है, इसका मतलब कंप्लीशन का कोई लेने देना नहीं है। अब क्या बचा आपके पास, वांट्स, करके देखो जरा क्या होगा। शीला वांट्स टू बी ए पुलिस ऑफिसर, शीला एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है व्हेन शी ग्रोज अप, क्या होगी, बड़ी होकर। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या होगा इसका, वांट्स। शीला वांट्स टू बी अ पुलिस ऑफिसर व्हेन शी ग्रोज अप। अंटिल ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, अंटिल है, अनलेस है, इफ है। मैंने पढ़ाया आपको कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा कि इफ रिमूव कर दें तो इफ की जगह क्या लगा दें, अनलेस लगा दें या अंटिल लगा दें। तो अनलेस और अंटिल का मतलब वही है, बस केवल और केवल इफ चेंज हुआ है, नॉट छुपा हुआ उसमें साथ में। तो अंटिल ही कन्फेसेस, यहां कन्फेसेस आया है, कन्फेसेस आया, इसका मतलब ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ
फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखते हैं फिर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, यहां आया है बी और बी के साथ में वर्ब की फॉर्म। अभी मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ी रहे हैं और मैंने आपको कल भी शायद ये बात बताई थी, किस तरह से आप सिचुएशन देखोगे तो दो कंडीशन है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, या तो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और या विल या शैल प्लस बी प्लस V3, दोनों ही सिचुएशन फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल सेल प्लस V1 भी फ्यूचर इंडेफिनिट है और विल सेल प्लस बी प्लस V3 भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। फर्क क्या है, ये एक्टिव वॉइस है और ये क्या है, पैसिव वॉइस है। बात समझ में आ गई, दोनों है फ्यूचर टेंस ही, तो ये एक्टिव में है और ये पैसिव में। हमने पढ़ा था ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल सेल प्लस बी प्लस V3 से बनाएंगे। तो हमें तो फ्यूचर इंडेफिनिट चाहिए यहाँ पे, भले फ्यूचर इंडेफिनिट हमें एक्टिव में मिले या पैसिव में मिले, हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर इंडेफिनिट देखना है। तो देखिए, वुड हैव, ये तो संभव नहीं है, वुड का कोई लेना देना नहीं है। हैव बीन कोई लेना देना नहीं है। डज नॉट का कोई लेना देना नहीं, डज संभव नहीं है। इसका मतलब आपके पास एक ऑप्शन क्या बचा, विल, और आप लगा के देख लो, ये विल हो गया, साथ में बी हो गया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। इसका मतलब कौन सी फॉर्म होगी, पैसिव फॉर्म। तो ये अनटिल ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, जब तक वो अपनी फॉल्ट को कन्फेस नहीं करता, ही विल नॉट बी कंक्लूडेड इन द टीम, तब तक उसको टीम में शामिल नहीं करेंगे। तो कौन सी कंडीशनल सेंटेंस हो गई, पहले वाली कंडीशन, ओपन कंडीशन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन ये है कि इसमें आगे जो पोर्शन है वो कौन से वॉइस में दे दिया, पैसिव में। ठीक है, आंसर उसका पैसिव में आ गया। ये मैंने चलते चलते लास्ट में जब सेंटेंस कंडीशनल पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि जो अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन हो जो साइंटिफिक फैक्ट को डिनोट करे, तो ऐसी कंडीशन में कंडीशनल सेंटेंस होते हुए भी हम एक तरफ प्रेजेंट एक तरफ फ्यूचर नहीं करेंगे, दोनों तरफ कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। याद है, साइंटिफिक फैक्ट तो यूनिवर्सल वाला सब मैंने बताया था आपको। तो ये क्या कह रहा है, इफ यू ब्लो, तो ब्लो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ यू ब्लो ऑन अ कैंडल, अगर तुम कैंडल को फूंक मारोगे तो बुझ जाएगी, इसका मतलब क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है ये। तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहां भी आगे क्या आना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आना है। तो इसका मतलब वेंट, ये तो कोई लेने देना नहीं है, गो हो नहीं सकता, इसका कोई लेने देना नहीं है क्योंकि इट सिंगुलर है, तो गो तो नहीं आएगा। और अब आपके पास एक है विल गो आउट, विल गो आउट हो सकता था लेकिन ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट, इसलिए विल गो आउट की जगह आंसर क्या हो गया इसका, गोज आउट। आंसर क्या हुआ, गोज आउट। विल आउट, विल वाला किया किसी ने, किसने किया है, क्यों किया, मैंने लिखवाया आपको, अच्छी तरह बताया था हम लास्ट में, याद रखना, स्पेशल बोला था मैंने कि सिचुएशन आएगा। अच्छा, नहीं नहीं, बोल तो पहले दिया था, लिखवाया बाद में होगा, लेकिन टॉपिक पूरा करता करता मैंने पहले ही बोल दिया था कि ध्यान रखना। नहीं नहीं, वो ऐसे इतनी कमजोर नहीं मेरी याददाश्त। द पार्सल ब्लैंक अराइव्ड, द पार्सल ब्लैंक अराइव्ड। अब ये पार्सल है और ये अराइव्ड लिखा हुआ है। अभी आप इधर देखिए जरा, ये अराइव्ड सेकंड फॉर्म है। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि सब आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। अब ये इस अराइव्ड को आप सेकंड फॉर्म मान रहे हो कि थर्ड फॉर्म मान रहे हो, थर्ड। कैसे पता लग रहा है कि नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं चारों आपको हेल्पिंग वर्ब, और जब इस फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब लगी, इसका मतलब सेकंड तो नहीं है, थर्ड ही होगी। हेल्पिंग वर्ब जो लेगी तो थर्ड ही है पक्का। तो अब इसमें एक तो आपके पास वॉज, एक है विल बी। वॉज किसका है साहब, पास्ट का, और विल किसका है, तो पास्ट और फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहा कहीं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हमारे लिए कोई सिचुएशन में आते ही नहीं है। याद है मैंने बोला है, अपनी तरफ से कभी भी किसी वाक्य को जनरली पास्ट नहीं मानना है और ना ही फ्यूचर मानना है, हमेशा उसको क्या करना है, प्रेजेंट। अगर ऐसा मान लोगे दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, और नहीं मानना होगा तो इनमें से टिक कर दिया होगा आपने, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं आएंगे। अब आपके पास दो सिचुएशन है, द पार्सल ब्लैंक अराइव्ड, एक है इज अराइव्ड और एक है हैज अराइव्ड। अगर तो आप इज अराइव्ड करते हैं, अगर आप इज अराइव्ड करते हैं, इज अराइव्ड करते हैं, इसका मतलब कौन सा टेंस कर रहे हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव या पैसिव, पैसिव करते हैं। दिस पार्सल, द पार्सल इज अराइव्ड। कभी आपको बाय चांस फंस भी जाओ, फिर भी लगता है कि नहीं मैं तो मर ही रहा हूं, मुझे तो दिक्कत हो रही है, ऐसे कुछ भी बाई समवन लगा के देख लिया करो, ठीक। और एक्टिव वॉइस करके देख लो, बनेगा नहीं, आपसे बैठेगा ही नहीं, उसका बना के देख लो, अब नहीं आएगा आपसे, अपने आप पता लग जाएगा आपको। ये कह रहा है पार्सल पहुंच गया है, और पार्सल पहुंच गया इसका मतलब पार्सल पहुंचने का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पार्सल खुद ही पहुंच गया पार्सल। तो पार्सल, एक तो पार्सल किसने दिया है, एक पार्सल पहुंच गया है, दोनों में अंतर है। तो पार्सल पहुंच गया इसका मतलब काम कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और इधर क्या लिखा आपके पास, हैज,
तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या हो गया? द पार्सल हैज अराइव्ड। समझ गए मेरी बात? चलिए, डिड सी ब्लैंक अ मैसेज, किसका गलत है ये? 12वां क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। ठीक, अभी देखो आप, ये क्या लिखा है? डिड। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है? इंटरोगेटिव। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या ढूंढना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। अब आप मुझे बताओ, लेफ्ट फर्स्ट फॉर्म होती है? होती है क्या? नहीं होती। लिव्ड होती है? नहीं होती। लिव्स? नहीं हो सकती। तो फिर ऑप्शन कैसे किया आपने? तो फिर क्या होगा इसका आंसर? चौथा नोटा। तो क्या होता है इसमें? लीव। इनमें से 75 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं पुराने। 75% क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, 25% मैंने डाल होंगे कुछ। 75% क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में आए हैं पुराने, सबके सब, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में, जिसमें भी, या तो ग्रेड सेकंड के हैं या ग्रेड फर्स्ट के हैं, दोनों में आए हुए क्वेश्चन है सारे। अब देख रहे हो आप? देख रहे हो कौन सी गलती कर रहे हो आप? इसमें भी गलती कर दिया आपने। बताओ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ओ हो फिर माथा पकड़ते हो, मैंने ये गलती कर दी। पर यहां तो ठीक है, एग्जाम में फिर ये माथा पकड़ते रहना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। यहां तो सिर्फ हो सकता है मैं 2 बार डांट दूंगा हल्का सा, बाकी कुछ नहीं। और वो तो ही ब्लैंक टू द, क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, टीचर अबाउट हिज होमवर्क। ही ब्लैंक टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। अब ये नीचे देखो, इधर से आप आंसर देखना। अभी क्वेश्चन देख लिया आपने, अब नीचे आओ। इस केवल और केवल आपने सब्जेक्ट देखना है। आपका सब्जेक्ट क्या है? ही है सब्जेक्ट, और नीचे केवल सिंगल वर्ब दी गई है, केवल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब मेरे दिमाग में अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को हल करूं, तो मेरे दिमाग में सीधी बात यही आ रही है कि इसमें अकेला ही दिया है और नीचे कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन दो ही हो सकती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। आपके 10 टेंस तो वैसे गायब हो जाएंगे, क्योंकि सकारात्मक वाक्यों में बिना हेल्पिंग वर्ब की सिचुएशन दो ही बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट हम मानेंगे नहीं, कब? जब तक दिया नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है प्रेजेंट वाला, तो अब मरेंगे थोड़ी, छोड़ के थोड़ी आएंगे, ऐसी सिचुएशन में तो मानना पड़ेगा। तो अब यहां से देखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट वाला बैठेगा तो प्रेजेंट वाला ढूंढेंगे, और अगर प्रेजेंट का नहीं है तो क्या करोगे? फिर तो पास्ट में जाना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई। तो पहले लिखा है LIE, ही के साथ लाई संभव है क्या? एस होता तो मान लेता, तो लाइज होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन लाइज इसमें है नहीं। इसका मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, एस या एस लगा होना चाहिए था, ये इसका आंसर नहीं होगा। लाइंग अकेला आ नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब चाहिए साथ में, इसका आंसर हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। लेड इसका मीनिंग नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या हो गया? ही लाइड। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, भले ही आप पास्ट है, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास इन 4 में से कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ही लाइड टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। उसने गुरुजी को अपने होमवर्क के बारे में क्या बोला? झूठ बोला। तो क्या हो गया? लाइड। किसका गलत है? क्या किया है? ए वाला? सी वाला? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। क्या मीनिंग निकला वैसे इसका? बस मन कर गया, इसको कर लेते हैं, ठीक है। द बेल ब्लैंक एट रेगुलर इंटरवल, समझ गए ना गलती? द बेल ब्लैंक एट रेगुलर इंटरवल्स। तो अब यहां देखिए, बेल है, सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, ठीक है, देख लिया हमने, सिंगुलर है। ऑप्शन पे जाओ नीचे अब एक बार। ऑप्शन ऐसा कोई भी नहीं है जहां हेल्पिंग वर्ब दी हो, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाले हैं। तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब में आपको पता है आईएनजी वाली तो बिना हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकती, उसको तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वो तो संभव ही नहीं है, उसको तो हटा दो। ठीक है, ये रंग है, मैंने कभी ऐसी देखी नहीं फॉर्म होती कि इसको वैसे हटा दो, ये तो दोनों ऑप्शन में नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, एक रिंग्स और एक रिंग्स और रैंक पास्ट है। तो पास्ट पे तो बाद में जाएंगे जब प्रेजेंट वाली सेट नहीं हो, तो पहले प्रेजेंट वाले को लगा के देख लेते हैं। द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल। बेल एक वचन है, रिंग्स लगा हुआ है, मीनिंग भी ठीक निकल जाएगा। बेल जो है रेगुलर इंटरवल बजती है हर 20 मिनट में, 15 मिनट में। इसका मतलब क्या हो गया? द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल।
समझ गए? तो आंसर क्या हुआ इसका? रिंग्स। ब्लैंक दे, ब्लैंक अर्ली दे वुड हैव रीच्ड। अब यहां और कुछ समझ में नहीं आ रहा वाक्य, मेरे को तो ये दिख गया। क्या है? वुड हैव रीच्ड, वुड प्लस हैव प्लस V3। अगर एक तरफ वुड प्लस हैव प्लस V3 है तो दूसरी तरफ हैड प्लस V3। इसमें भी कोई डाउट है क्या? एक तरफ वुड प्लस हैव प्लस V3 है तो दूसरी तरफ हैड प्लस V3 देख लेंगे। तो ये हैड प्लस V1 है, ये हैव प्लस V3 है, ये वुड लीव है, तो क्या होगा? हैड दे लेफ्ट अर्ली, हैड दे लेफ्ट अर्ली। अब यहां से एक बात और समझा देता हूं, वैसे ध्यान में रखना, वैसे तो ऐसे भी कर लोगे क्वेश्चन हल। कभी कभी जैसे यहां लास्ट में इधर लिखा होता है इफ आ गया मान लो, इफ वाली कंडीशन पढ़ी हमने, और इफ वाली कंडीशन में क्या पढ़ा है? इफ ही हैड, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि वो इफ नहीं लगाता है, इफ को वहां से रिमूव कर देता है, थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए। इफ को रिमूव कर दिया तो हैड को स्टार्ट में ले जाता है। तो अगर उस इफ को रिमूव कर देते हैं तो वाक्य के स्टार्ट में हैड का यूज हो जाएगा, स्टार्ट में सबसे पहले। तो सबसे पहले आ गया आपका हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ है तो ठीक है, कंडीशन तो वही है, लेकिन अगर इफ को रिमूव करके लगा रहा है तो वाक्य किससे स्टार्ट हो सकता है? वो हेड से स्टार्ट हो सकता है। तो यहां इस वाक्य को इसने किससे स्टार्ट किया? हेड से स्टार्ट किया, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। समझ गए मेरी बात? तो कभी इफ नहीं आए तो यहां से तो पता लग रहा है ना आपको, यहां वुड प्लस हैव प्लस V3 है, इधर जब वुड प्लस हैव प्लस V3 है तो इसका मतलब इधर हमें क्या करना है? हैड प्लस V3 करना है। इफ है तो ठीक है, और अगर इफ नहीं होगा सीधा ही हैड है तो पक्का हैड आपको कहां मिलने वाला है? स्टार्ट में मिल जाएगा। तो हैड प्लस V3 से कंडीशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य है, कर लेंगे? यस और नो? ठीक है, आगे। ही ब्लैंक दिल्ली इन 2010। ही ब्लैंक दिल्ली इन 2010, ये किसका टाइम है भाई? 2010। प्रेजेंट है या पास्ट है? किसका है? बोलो। तो ये ऐसा समय कभी प्रेजेंट में आ सकता है क्या? बोलो। आ सकता है। बोलो, आ सकता है। आ सकता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ सकता है। जैसे मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी 2010 से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, तो इसका मतलब मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो वहां सिंस 4 मिलेगा साथ में। सिंस 4 तो कुछ है नहीं, ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है। अब नॉर्मल सिचुएशन में पास्ट का टाइम प्रेजेंट के लिए नहीं आएगा, तो ये पास्ट का टाइम है जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब ये है पास्ट अपने आप में, क्योंकि 2010 लिखा है तो क्या है? पास्ट है। ठीक है, तो पास्ट है, इसका मतलब अब आप प्रेजेंट वाला कोई ऑप्शन है तो उसको आप गायब कर सकते हैं। प्रेजेंट वाला ऑप्शन कौन सा है? हैज लेफ्ट। ये गायब हो गया साहब, हो गया? यस और नो? ध्यान से सुन रहे हो कि वैसे बकबक कर रहा हूं मैं? सुन रहे हो क्या? ये खत्म हो गया, हैज लेफ्ट। अब आपके पास है वॉज लिविंग। वॉज लिविंग का तो खैर कोई लेना देना नहीं है। अब यहां हैड लेफ्ट और लेफ्ट है, हैड लेफ्ट और लेफ्ट, हैड लेफ्ट। अभी एक बात और सुनना, जब भी आपको दो वाक्यों में कंफ्यूज हो जाए, कभी ऐसे लगता हो कि नहीं ये भी मुझे ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है, ऐसी कंडीशन में हमेशा इंडेफिनेट टेंस को ही प्रायर देना है। जो आपकी प्रायोरिटी होती है हमेशा वो कौन से टेंस की तरफ जाएगी? इंडेफिनेट। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट हो चाहे पास्ट। जब भी लगता है आपको कि नहीं कंटिन्यूस भी हो सकता है और इंडेफिनेट भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में हमेशा कौन सा टेंस ज्यादा सटीक होता है? इंडेफिनेट ही होता है, कंटिन्यूस कभी नहीं होता है। ये दिमाग में डाल लेना, ठीक है? तो हमारे पास प्रेजेंट अब दो बच गए, एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट। अगर हम इस पास्ट परफेक्ट को करते हैं हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 मैंने आपको पढ़ाया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तभी करेंगे जब उसके साथ दूसरी सिचुएशन दी गई होगी, यानी एक काम पहले और दूसरा काम उसके बाद में। तो इसमें पहले और बाद वाला कोई चक्कर है क्या? नहीं है, एक सिंपल सा पास्ट का टेंस है। और वो कह रहा है भाई उसने दिल्ली छोड़ दी थी। कब छोड़ दी दिल्ली उसने? 2010 में। ही लेफ्ट दिल्ली इन 2010। समझ गए? तो हैड लेफ्ट क्यों नहीं कर पाए? आप ये कह सकते थे कि उसने दिल्ली छोड़ दी थी जब मैं वहां गया, या जब मैं दिल्ली रहने गया तो उसने दिल्ली छोड़ दी, तब तो हम पास्ट परफेक्ट कर लेते। ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में केवल और केवल कौन सा टेंस आ जाएगा? इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? क्लियर? ठीक है। आई सेव 5,000 रुपीज अ मंथ। आई सेव्ड, सॉरी, आई सेव का मतलब बचाना। ये कह रहा है मैं बचाता हूं, हर महीने कितने बचाता हूं? ये आपके ऊपर सोचो, आप हर महीने 5 बचाते हैं तो साल में कितना बचा जाएंगे आगे?
अरे गणित का नहीं पूछ रहा, वैसे ही बचाएंगे कि बचा लिया आगे भविष्य में? इसका मतलब यहां से बचा रहे हैं तो आगे बचाएंगे, तो ये तो तय है कि पास्ट का तो नहीं हो सकता मामला, किसका होगा? प्रेजेंट का भी नहीं हो सकता, प्रेजेंट में तो 5 जा रही हैं, तो फ्यूचर का ही जाएगा पक्का, है तो डन है। चलो अब देखिए, आई सेव 5,000 अ मंथ, मैं हर महीने 5,000 रुपए बचाता हूं, और ऐसा मैंने स्टार्ट किया करना कब? जनवरी में। ये बेवकूफ बनाने के लिए बीच में लगे, जनवरी से कर रहा हूं, जनवरी से कर रहा हूं और हर महीने करता हूं, जनवरी से कर रहा हूं और हर महीने करता हूं। सो बाय द एंड ऑफ द ईयर, इसलिए साल के अंत तक बाई प्लस फ्यूचर टाइम, और अगर बाई के साथ फ्यूचर टाइम है तो आपको पता है कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखो, तो विल हैव या शैल हैव सेव्ड, समझ गए? बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया है ना, बाई के साथ में फ्यूचर टाइम, बाय द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत तक, तो बाई प्लस फ्यूचर टाइम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? विल या सेव प्लस V3 हो जाएगा। हैड सेव्ड पास्ट का है, कोई मतलब नहीं है, सेव्ड भी पास्ट का है, कोई मतलब नहीं है, और हैव सेव्ड का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी आगे करेगा बाय द एंड ऑफ ईयर। इसलिए आंसर क्या हो गया? विल या सेल प्लस हैव प्लस V3। We were told that the manager could not see us at that moment. हमें ये बताया गया एट दैट मोमेंट। दो सिचुएशन है, एक होता है एट दिस मोमेंट, एक होता है एट दैट मोमेंट। एट दिस मोमेंट मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और एट दैट मोमेंट पास्ट। ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है ये। चलो देखते हैं। वी वर टोल्ड दैट द मैनेजर कुड नॉट सी अस एट दैट मोमेंट, कि मैनेजर हमें उस समय देख नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि सम लेटर्स टू हिज सेक्रेटरी, इसका मतलब वो कुछ काम कर रहा था उस समय, तभी तो नहीं देख रहा था। आप मान लो मेरे से कहो कि सर बात नहीं कर रहे हैं, शायद सर किसी और से बात कर रहे हैं, इसका मतलब काम की क्या बताना चाह रहे हैं? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए कौन सा टेंस आना है? या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन एट दैट मोमेंट है, इसका मतलब कौन सा कंटिन्यूस है? वो पास्ट कंटिन्यूस। तो देख लो पास्ट कंटिन्यूस ही है, वर नहीं हो सकता, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एज ही वॉज डिक्टेटिंग सम लेटर्स टू हिज सेक्रेटरी। ठीक है, वी ब्लैंक यू टुमेरो, ये किसके क्वेश्चन गलत है? सबने सही किया या गलत किया किसी ने? देखो अब इसमें कुछ नहीं गलत करना था, इसमें कुछ पूछ ही नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान बता दो एक तरीके से, कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है, बस इतना ही बताना है आपको। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है? विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। विल या सेल होगा, साथ में बी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा। वी लिखा है तो वी के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? सेल, और सेल साथ में क्या लगा है? बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? वी शैल बी सीइंग यू टुमारो, यानी टू सी को हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बदलना था। तो ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस होता नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता नहीं है, ऐसा फ्यूचर कंटिन्यूस होता नहीं है, तो सिंपल सा क्या हो गया? शैल बी सीइंग। This particular problem blank us for a long time now. This particular problem for, since और for के साथ में टाइम है, for लगा है। अब since और पता है कहीं, अब तुम्हारा नजर जल गई यहाँ पे नाउ पे, अगर गई होगी बाई चांस, अगर देखा नहीं तो बात अलग है, लेकिन नाउ से कोई लेना देना नहीं है। यह लिखा है for, और for के साथ में आगे दिया है टाइम, तो since या for के साथ में टाइम आता है, और जब since या for के साथ में टाइम आए, इसका मतलब आप क्या करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ चले जाएंगे। तो अब इसमें आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले देख लो कहां दिख रहा है आपको। तो ये हैज बीन ट्रबल्ड का कोई लेने देना नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? ये हैज बीन ट्रबलिंग। ठीक है, he blank a line across the page, he blank a line across the page। अब ठीक है साहब, अब इसका मतलब सिर्फ एक वर्ब है, जिस वर्ब का नाम है ड्रॉ। एक वर्ब ड्रॉ हो गई, और ड्रॉ की अलग अलग फॉर्म लिखी हुई है आपके सामने, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब इसमें से चूज करना है आपको। तो पहला ऑप्शन है DRAWING, ड्राइंग। क्या ड्राइंग संभव है? क्यों संभव नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और ये है ड्रॉन, DRAWN, ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म को अपने साथ में क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। अब यहां दो दिख गए, ड्राउड होता नहीं है,
तो इसका मतलब अब आपके पास में है ड्रू, तो ड्रू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रू होती है। तो क्या हो जाएगा? ही ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेज। He blank for 5 weeks when they had to summon the doctor. He blank for 5 weeks when they had to summon the doctors. चलिए देखो क्या कह रहा है ये, he blank for 5 weeks when they had to summon the doctor. जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, had प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की? पास्ट की बात कर रहा है। इसका मतलब, और इधर देखो, इधर क्या दे रहे हैं आपको? फॉर है, क्या लिखा हुआ है? सिंस और फॉर, और सिंस और फॉर के साथ में क्या है? टाइम है, 5 वीक्स। ठीक, तो इसका मतलब ये पास्ट है, तो कंडीशन तो पास्ट की आनी है, और पास्ट की आनी इसका मतलब फास्टेड, तो फास्टेड का मतलब तो कोई लेने देना नहीं है। हैज फास्टेड, हैज फास्टेड, चलो एक मिनट देखो, हैड बीन फास्टिंग और एक हैज बीन फास्टिंग, बोलो ये प्रेजेंट में चला जाएगा, ये भी प्रेजेंट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हैड बीन फास्टिंग। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है, तो ये पास्ट में तो उससे भी पहले है, और उससे भी पहले साथ में फ्यूचर का, सॉरी सिंस फॉर के साथ टाइम दिया होगा, तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 5 वीक्स व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर। द ट्रेन, ये किसने गलत किया है? सबका सही है, ठीक है। एक, द ट्रेन ब्लैंक द स्टेशन एट 5:30 AM। अब इस वाक्य को देखोगे तो तय है कि हमें पास्ट में तो नहीं जाना है, तो पास्ट में नहीं जाना है तो वॉज लेफ्ट को रिमूव कर दो, और फ्यूचर में नहीं जाना है तो विल लिविंग को कर दो। समझ रहे हो? देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक दो ऑप्शन तो आपके प्रेजेंट पास्ट उससे ही गायब हो जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों किसके हैं? पास्ट के। अब आपके पास एक तो है हैज बीन लेफ्ट और एक है लीव्स। अब हैज बीन लेफ्ट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, और एक क्या है? लीव्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब ये करें, ट्रेन जो है स्टेशन को छोड़ देती है, चली जाती है, हैबिचुअल टाइप में होगी चीजें, तो इसका मतलब ट्रेन जो है वो लीव्स, निकल लेती है कितने बजे? 5:30 पे। तो इसका मतलब हैबिचुअल के हिसाब से क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हो गया। इफ यू ब्लैंक अ लिटिल लॉन्गर, माइट है, माइट के साथ में हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये तय है कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले वुड हो सकता है, कुड हो सकता है, शुड हो सकता है, माइट हो सकता है, कुछ भी, हमें क्या करना है? आगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब साथ में माइट लगा है, तो ये तीसरी वाली कंडीशन हो गई। इधर वुड प्लस हैव प्लस V3, तो इधर हैड प्लस V3, तो इधर हैड प्लस V3 में देख लो ऑप्शन दिख जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा? हैड वेटेड। इफ यू हैड वेटेड अ लिटिल लॉन्गर you might have caught the last bus। ठीक है, he used to visit us every week। he used to का मतलब पास्ट की हैबिट बता रहा है। he used to, वो हमें, मतलब हमारे यहां विजिट करता था एवरी वीक, हर वीक पहले करता था, इसका मतलब। बट ही रेयरली, तो रेयरली है, स्केर्सली है, बेयरली है, इंडेफिनिट टेंस में आता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही यूज टू विजिट पहले करता था और अब नहीं करता है, आगे और बताने के लिए नाउ और दे दिया। अगर आप पास्ट में सोचते भी तो साथ में नाउ लिखा है, नाउ का मतलब प्रेजेंट है और रेयरली का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो क्या हो गया? ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक बट ही रेयरली कम्स नाउ। लेकिन अब वो नहीं आता, पहले तो आता था, विजिट करता था, लेकिन अब नहीं करता है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही ब्लैंक इन दिस हाउस फॉर 20 years। अब देखो ये आया है सिंस या फॉर के साथ टाइम। आपको याद है मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, तो क्या बोला था मैंने कि सिंस और फॉर के साथ टाइम आए तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है या परफेक्ट टेंस हो सकता है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, या जो भी परफेक्ट मिलेगा वो। तो यहां देख लो, आप सिंस और फॉर के साथ टाइम है तो पहले तो कंटिन्यूस देख लो, तो कंटिन्यूस वाला ये ऑप्शन है हैड हैज बीन, ये तो संभव नहीं है
क्योंकि ऐसी तो कभी होती नहीं कि हैड भी आए, हैज भी आए, बीन भी आए, तो हट गया। अब बचे ऑप्शन देखो, लिविंग, लिविंग हो नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैज, हैड, लिव ये भी संभव नहीं, हो नहीं सकता। अब ये लिखा है ही हैज लिव्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है सिंस फॉर के साथ में, तो फिर हम कौन से टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो कर देते, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या कर देंगे आप इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट फिल कर देंगे। तो आंसर क्या हो गया, ही हैज लिव्ड। मैंने आपको वाक्य लिखवा भी रखे हैं टेंस में, खोल के देख लेना उसमें कि सिंस फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। When he saw me, जब उसने मुझे देखा, शो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बोलो, सेकंड फॉर्म। When he saw me, जब उसने मुझे देखा, वेन वाले वाक्य खूब करवाए मैंने आपको क्लास में, खूब भर भर के किया उन्हें। अच्छा, When he saw me, जब उसने मुझे देखा, आई ब्लैंक, वर्किंग, एम वर्किंग तो संभव नहीं है क्योंकि पास्ट का चाहिए, प्रेजेंट का तो होगा नहीं। विल बी वर्किंग फ्यूचर का है, फ्यूचर का भी नहीं होगा। अब आपके पास क्या है, एक तो वॉज वर्किंग और एक वर वर्किंग। साहब ये आई लिखा हुआ है, आई के साथ वर नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, वॉज वर्किंग। व्हेन ही सॉ मी आई वॉज वर्किंग। कोई दिक्कत, किसने गलत किया, क्या क्या किया, हाँ, वर्क कंडीशनल सेंटेंस में होता है, मैंने बोला भी था आपको, ये भी बोला है मैंने क्लास में कि वर्क का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब कंडीशनल सेंटेंस होगी, अदरवाइज आई के साथ वॉज का यूज होता है। आगे देखिए, When I went there, When I went there, जब मैं वहां गया, जब मैं वहां गया, I found, मैंने पाया, क्या पाया, The loin blank was disappeared, was disappeared एक्टिव है कि पैसिव है, पैसिव है, तो पैसिव का इसमें कोई जिक्र नहीं है, कोई लेने देना नहीं है। हैज डिसअपियर्ड, पास्ट की बात कर रहा है इसलिए प्रेजेंट को लाएंगे नहीं। अब यहां आपके पास या तो डिसअपियर्ड है या फिर क्या करना है डिसअपियर्ड। तो जब मैं वहां गया, उसने खाना खा लिया था। जब डॉक्टर पहुंचा, रोगी मर लिया था। जब मैं स्टेशन पे गया, गाड़ी छूट गई थी। जब मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बज चुकी थी। जब मैं वह गया, शेर गायब हो चुका था। तो मैं बाद में गया, पहले एक काम हो गया, और जो काम पहले हो गया, दोनों में से उस काम के लिए कौन सा टेंस, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट। तो क्या होगा, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां पहुंचा, आई फाउंड, मैंने पाया, लॉइन हैड डिसअपियर्ड, की लॉइन पहले ही गायब हो चुका था। उसको पता है कि बड़ा शेर आ रहा था, तो शेर छोटा गायब हो गया पहले। इफ आई द एग्जामिनेशन, आई शैल बी डिलाइटेड। शैल है, शैल के साथ में बी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है पैसिव वॉइस में। विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव है, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है। तो कौन सी कंडीशन है ये, पैसिव, लेकिन फ्यूचर तो है, उधर इफ लगा हुआ है। इफ लगा हुआ है इसका मतलब पहले वाली कंडीशन है, एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट संभव नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, विल पास है नहीं, आई पास। इफ आई पास द एग्जामिनेशन आई शैल बी डिलाइटेड। अगर मैं परीक्षा को, वही हो गया कंडीशनल सेंटेंस, पहली वाली कंडीशन ओपन कंडीशन, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ, तो ऐसे ऐसे कैसे मुंह लटके, पेपर क्वेश्चन गलत कर दिए इसलिए। रोटी मत खाना शाम को उसके बदले में, अच्छा रहेगा। हाँ, फास्ट करना कि मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए। अगला, वो तो खाएंगे मर जाए चाहे जान निकल जाए। डिड द पोस्टमैन, ये किसने गलत किया, किसी ने गलत नहीं किया, कॉपी देखूंगा एक एक की। डिड द पोस्टमैन ब्लैंक दिस मॉर्निंग, डिड आया है, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बस कुछ नहीं है। तो देख लो फर्स्ट फॉर्म कहां है, केम सेकंड है, हेड केम है नहीं, हेड भी नहीं, कम हो गया। डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग, डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। द चिल्ड्रन ब्लैंक अ गुड टाइम आउट इन द गार्डन, द चिल्ड्रन ब्लैंक अ गुड टाइम आउट इन द गार्डन। अब इस वाक्य को देख के अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है कि आपको करना क्या है। तो करना क्या है, तो आप एक काम करो, पहला काम तो पास्ट का कुछ नहीं दिखा तो पास्ट वाले हटा दो ऑप्शन, और कुछ नहीं दिए तो कर सकते हो ना, पास्ट का दिख नहीं रहा तो पास्ट को हटा देते हैं। द चिल्ड्रन ब्लैंक अ गुड टाइम आउट इन द गार्डन,
अब इसमें दो सिचुएशन है, एक तो जब चिल्ड्रन जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और एक कर लिया था। तो हमने कंप्लीट करने से पहले कर लिया था, उसकी बजाय करने वाला ज्यादा बढ़िया है। यानी पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका मतलब हैज हैड का भी कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा। और वैसे भी इसको देखोगे, चिल्ड्रन को देखोगे ना आप, चिल्ड्रन एक वचन है बहुवचन है, तो चिल्ड्रन के साथ क्या आनेगा, अरे यहां हैव। इसी ऑप्शन किसने किया तुम में से, देखो और भी किया होगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ने किया होगा। चिल्ड्रन एक वचन नहीं है, बहुवचन है, चाइल्ड है एक वचन, ठीक है। इफ आई वर एन एक्ट्रेस, वर आया है तो आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी होगी। इधर वर आया है, ये किसका क्वेश्चन गलत है, ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, वेरी गुड। इधर वर आया है, इधर वर आया है, इसका मतलब यहां वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वर आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। विल साइन तो होगा नहीं, वुड चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड हैव साइन होगा नहीं, और साइन वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं, साइंड है, इसका मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। वास्तव में क्या होना चाहिए था, वुड साइन, और वुड साइन यहां कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आंसर क्या हो गया, नोट। तो इतना तो पता है आपको यार, इधर वर आएगा तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फिर भी तुमने आंख बंद करके टिक कर दिया क्या। इसका मतलब क्या है, ये वाक्य साफ साफ दर्शा रहा है कि आंख तुम्हारी खुली नहीं थी उस समय। इधर वर आएगा तो इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये फर्स्ट दिख रही है आपको, एक कुछ इनका तो कोई लेने देना नहीं है। तो यही क्या होगा, मोस्टली ने सी ऑप्शन टिका दिया होगा, ये बढ़िया दिख रहा है। वी विल हैव कॉफी, वी विल हैव कॉफी व्हेन, विल आया या वी सेल, जो भी है, विल या सेल, फ्यूचर का मान लो आप, तो विल, वी सेल हैव कॉफी व्हेन, सेल आया, एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पक्का प्रेजेंट डेफिनेट आएगा। फ्यूचर के साथ में कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट डेफिनेट, देखना ही नहीं, मिल जाएगा आपको। विल रीच फ्यूचर का है, कोई मतलब ही नहीं है। वुड बी रीच संभव नहीं है, माइट बी रीच संभव नहीं है, रीच आया है, बहुवचन है, हो जाएगा रीच। तो एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट, उधर फ्यूचर इंडेफिनिट, इधर कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द मैनेजर ब्लैंक पब्लिकली फॉर हिज एक्शन, मैनेजर जो है अपोलॉजी, माफी मांगना, अपनी गलती के लिए माफी मांग ली, मांगता है या मांग ली हमें दिख नहीं रहा, देख लेंगे क्या कर रहा है। द मैनेजर एक वचन है, बहुवचन, एक वचन है, एक वचन के साथ अपोलाइज तो हो नहीं सकता था, एस लगा होता तो कर लेते, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैनेजर क्या है, एक वचन, इसलिए एस होना चाहिए, तो संभव नहीं हमारे लिए। अपोलोजेटिक कोई मीनिंग होता नहीं है, अपोलाइजिंग अकेला हेल्पिंग वर्ब के बिना आता नहीं है, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सेकंड फॉर्म पास्ट में लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर अपोलाइज पब्लिकली फॉर हिज एक्शंस। समझ गए, क्लियर है। ये वाला इसलिए नहीं है कि बहुवचन है, हमें सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर, वो है नहीं, इसलिए पास्ट में चले जाएंगे। द न्यूज़पेपर्स, ये न्यूज़पेपर्स है। अब कई मोथा दिमाग लगाएगा, इसको न्यूज ही समझ लोगे तो तुम महान हो, तुम क्या कर सकते हैं। तुमने न्यूज़पेपर को अगर न्यूज समझा तो समझ रहे हो, अच्छा न्यूज तो एक वचन होता है, तो न्यूज नहीं है, ये न्यूज़पेपर्स है, अखबार है, समाचार नहीं है। तो अखबार है, इसका मतलब एक है कि ज्यादा है, ज्यादा है, तो एक वचन वाली वर्ब तो नहीं आ सकती, बहुवचन वाली आएगी। बस इतना ही दिमाग लगाना था, और तो कुछ था ही नहीं इसमें। ये बी सेइंग हो नहीं सकता, ये अकेली हेल्पिंग वर्ब के बिना आ नहीं सकती, सेज संभव नहीं है क्योंकि बहुवचन है, तो आंसर क्या होना था इसका, सही हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए मेरी बात, क्लियर है। तो जिसने इसको किया होगा वो इसको न्यूज समझ रहा है, समझ रहे हो, न्यूज समझ रहा है। अब मत समझना, अभी तक आप उसको न्यूज समझ के टिका गए, बाहर जाके देखो, ओ हो, ये तो न्यूज़पेपर था, मैं तो न्यूज समझ रहा था। चलिए, आई ब्लैंक अ कॉपी ऑफ द थीसिस ओनली यस्टरडे, यस्टरडे आया है, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब चलो सारे पास्ट वाले दिख रहे हैं। तो हैड बीन, ये तो पैसिव में, इसका कोई लेना देना नहीं है, एक्टिव बंदा दिख रहा है वहां पे। और बाइड कभी होता नहीं है, दो कंडीशन है, या तो हेड बाई या बोट। हेड बाई तब करना है जब साथ में कोई कंडीशन दी हो, साथ में कोई कंडीशन है नहीं, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो क्या होगा, आई बॉट अ कॉपी ऑफ द थीसिस ओनली यस्टरडे, ठीक है, तो बोट हो गया। अगला, डू यू ऑल्सो, डू यू ऑल्सो अ स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड, इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है और उधर डू लगा हुआ है, डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
डिड हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो हियरिंग होता नहीं है, सॉरी हियर्स होता नहीं है, हियर्ड होता नहीं है, तो क्या हो गया हियर। डू यू ऑल्सो हियर अ स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। क्लियर है? गलत किया है किसी ने? He blank had a good fight. He blank had a good fight with his landlord before leaving the village a year ago. एक साल पहले मकान छोड़ा और उससे पहले फाइट करी। तो पहले तो मकान छोड़ा वो पास्ट में हो गया, और उससे पहले फाइट करी वो उसके भी पास्ट में हो गया, मतलब पास्ट परफेक्ट। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट में, और उससे भी पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट देख लो अब कहां दिख रहा है उसमें। तो ये हैड आया है, तो इसका मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एक हैड और देख लो, तो क्या हो जाएगा? ही हैड ए फाइट with his landlord before leaving the village a year ago. Just as I blinked the house, the phone rang. Just जस्ट ब्लिंक द हाउस द फोन रिंग, यानी जो ही मैं घर से निकल ही रहा था तो फोन की घंटी बज गई। तो जस्ट एज आई वॉज लिविंग द हाउस, जो ही मैं घर से निकल रहा था फोन की क्या बजी? घंटी बजी। अभी हैव लेफ्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट का है। वॉज लेफ्ट पैसिव है, इसका कोई मतलब नहीं, स्पेलिंग बनती नहीं है। तो क्या हो गया? जस्ट एज आई वॉज लिविंग द हाउस द फोन रिंग। He is blank of rich parents. He is, उसका जन्म जो है क्या हुआ है? धनवान परिवार में हुआ है, इसका मतलब he is born of. He had been trying to get her on the phone. अब ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन आया, बताओ सेकंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में 2011 वाले में। तो हैड के साथ बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसका मतलब कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मच ब्लैंक सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस। सिंस के साथ टाइम है, ये सिंस के साथ एक तरह से टाइम है। सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, इसका मतलब जब से तुम यहां गए हो। अब ये सिंस की जगह आप 2010 कर दो एक तरीके से, तो सिंस और फॉर के साथ टाइम है, तो उसके बाद में क्या हो सकता है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, या सॉरी या प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें देख लो आप। हैपेंड है, हैपेंड का तो कोई लेना देना नहीं है। वॉज हैपेंड पैसिव में है, वो होगा नहीं। बी हैपनिंग कुछ होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मच हैज हैपेंड, बहुत कुछ घटित हो चुका है तुम्हारे जाने के बाद, सिंस यू लेफ्ट। अंटिल आया है, अंटिल आया इसका मतलब कंडीशन है, तो कंडीशन है तो यहां देख लो आगे। आगे क्या है? विल प्लस बी प्लस V3। विल या सेल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। उधर फ्यूचर इंडेफिनिट तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो, फिनिशिंग तो संभव नहीं है, विल हैव फिनिश भी नहीं है, नॉट फिनिश भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फिनिशेस। Until he finishes his work, he will not be allowed to go out. Until he blank his work, comma, he will not be allowed to go out. तो इसका मतलब सिचुएशन समझ गए क्या आप? तो यहां कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहां कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। They blank eagerly for the result to be declared. They blank eagerly, इसका मतलब वो eagerly उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या हो जाए? डिक्लेयर हो जाए। अब इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब पहले से कर रहे होंगे, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तब भी कर रहे थे, अभी भी नहीं, अब भी कर रहे हैं। जो काम पास्ट से भी चल रहा है अभी भी चल रहा है, तो 2 दिन किया वो एक तरफ, और आज किया वो और जोड़ लो, और अभी आया नहीं इसलिए और जोड़ लो, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस वाली सिचुएशन देख लो, क्या हो जाएगा? दे हैव बीन वेटिंग।
दे हैव बीन वेटिंग ईगरली, किसके लिए? फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड। हैव बी वेटिंग कुछ होता नहीं है, हैव बीन वेटेड का मतलब नहीं है हैव बीन वेट भी होगा नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैव बीन वेटिंग। आई डू नॉट ब्लिंक व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही वांट से भी कोई मतलब नहीं है। यहां डू आया है, डू के साथ में नॉट लगा है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। डू या डज के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो भाई साहब नोज तो हो नहीं सकती, और न्यू पास्ट में है, ये भी संभव नहीं है। नोइंग हो नहीं सकती, वास्तव में यहां क्या होना चाहिए था? के एन ओ डब्ल्यू। तो आई डू नॉट नो, किसका गलत है? अब तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे, बताओ। आई वेंट टू द कोर्ट, मैं कोर्ट गया। क्यों गया? बिकॉज आई ब्लैंक सो कॉज नोटिस, मुझे नोटिस मिला। तो पहले कोर्ट गया कि पहले नोटिस मिला? तो जो काम पहले उसमें प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में उसमें पास्ट इंडेफिनिट। तो गया क्योंकि पहले कुछ मिला, तो पहले मिला, इसका मतलब हैड रिसीव्ड। आई वेंट टू द कोर्ट, मैं कोर्ट इसलिए गया बिकॉज आई हैड रिसीव्ड अ सो कॉज नोटिस। एज सुन एज, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एज सुन एज ही सीज डॉग्स, जो ही कुत्तों को देखता है रोने लग जाता है। तो एज सुन एज ही सीज डॉग्स ही स्टार्ट स्वीपिंग, स्टार्ट्स है नहीं, तो क्या हो जाएगा? नोट। द बर्गलर ब्लैंक रेड हैंडेड बाय द विलेजर्स, बाय द विलेजर्स आया है, इसका मतलब एक्टिव फॉर्म तो नहीं है, पैसिव फॉर्म है। एक्टिव में तो नहीं आएगा, कैसी फॉर्म में आएगा? पैसिव फॉर्म में आएगा। तो हैज कोट एक्टिव फॉर्म है, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसको पकड़ा है, खुद ने थोड़ी पकड़ा है, उसको पकड़ा है किसने? गांव वालों ने। इसका मतलब एक्टिव तो नहीं हो सकता, पैसिव होगा, तो ये तो है नहीं। ये भी कोट भी एक्टिव है, ये भी नहीं हो सकता। अब वर कोट, सवाल यह है कि बर्गलर तो एक वचन है भाई, ये तो सिंगुलर है, और वर तो क्या है? प्लूरल है, तो वर भी नहीं हो सकता। तो आप ये तो कह सकते थे वॉज कोट, लेकिन वॉज वाला ऑप्शन नहीं था, तो क्या हो गया? नोटा। समझ गए? समझ गए ना? बाई दिया हुआ है, इसका बाई के साथ विलेजर्स, का मतलब एक्टिव वॉइस का वाक्य नहीं है, किसका है? पैसिव वॉइस का। और पैसिव वाले, ये ऑप्शन पैसिव का है नहीं, ये पैसिव का है नहीं, ये है लेकिन इसमें बहुवचन है, और वो सब्जेक्ट हमारा कैसा है? एक वचन है। आई नेवर माई स्टूडेंट, आई नेवर, आई है, आई नेवर, तो इसका मतलब पास्ट वास्ट कुछ नहीं, प्रेजेंट देख लेंगे। सकारात्मक वाक्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आई को बहुवचन मानते हैं, इसका मतलब जहां एस या एस नहीं लगा होगा उसका आंसर हो जाएगा। आई नेवर मिसगाइड माई स्टूडेंट्स, यानी मैं मेरे स्टूडेंट को कभी मिसगाइड नहीं करता हूं। आई ब्लैंक ऑलरेडी द क्लासेज, सॉरी आई ब्लैंक ऑलरेडी, हाँ ठीक है, द क्लासेज एट द विश्वास क्लासेज, सो आई डोंट वांट टू अटेंड एनी अदर क्लास। मैंने ताजमहल पहले ही देख लिया, दोबारा देखना नहीं चाहता। याद आ रहा है, मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था कि मैंने आई हैव ऑलरेडी विजिटेड ताज, सो आई डोंट वांट टू विजिट अगेन। मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि पहले ही कर लिया है। तो नो डाउट ये पास्ट की चीज है। आई डोंट वांट टू अटेंड एनी अदर क्लास, मैं और दूसरी क्लास को अटेंड करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कर ली है। तो कर ली इसका मतलब आपने काम कंप्लीट किया है, कंप्लीट किया इसका मतलब परफेक्ट है, वैसे भी ऑलरेडी भी दिया, उससे पहचान लेते। तो क्या हो जाएगा? आई हैव ऑलरेडी अटेंडेड द क्लासेज एट द विश्वास क्लासेज, सो आई डोंट वांट टू अटेंड एनी अदर क्लास, इसलिए मैं कोई दूसरी क्लास अटेंड करना नहीं चाहता हूं। कर दिए? देख लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। मैंने मेरी तरफ से जैसा एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया। हो गया? तो अगर आप मुझसे जानना चाह रहे हैं कि भाई स्कोर आईएएस, तो मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल कोचिंग के हिसाब से देख रहे हो तो स्कोर 100 है। कितना? 100 आउट ऑफ 100, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जैसे मिलाओ। बाकी 90, 85, 95 खूब सारे लिख रहे हैं, देखो सामने भरे भरे आ रहे हैं कि मेरे 3 गलत है, मेरे 2 गलत है, मेरे 3 गलत है, 1 गलत है। समझ रहे मेरी बात?
और अगर क्लास के हिसाब से देखें तो क्लास के हिसाब से हाईएस्ट मार्क्स आपके आए 88। किसके? अंजलि विजय। तो एक बार क्लैपिंग करेंगे, उसको बुलाता हूं, पेन दे देता हूं सामने। आ जाओ बेटा अंजलि, आ जाओ। क्लैपिंग कर दो, शाबाश। और जिन्होंने गलती की अब घर जाके दोबारा पेपर को एनालिसिस करना। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? अगर यहां आप रैंक आपकी अच्छी आ रही है तो आपके एग्जाम में भी अच्छी आएगी, आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है। और जो जो दिख रहे हैं आपको बार बार यहाँ टॉप रैंक में तो दिख जाएंगे, आपको एग्जाम में भी सिलेक्शन भी पक्का मिलेगा सबका। आई मेक यू श्योर दैट दे विल श्योर गेट सिलेक्शन। ठीक है? तो आपने क्या गलतियां की हैं? सिली मिस्टेक्स जो हैं, छोटी छोटी गलतियां की गई हैं, क्या क्या गलती की उसको देखना, अच्छे से उसको दोबारा पेपर को एनालिसिस करना, दोबारा नोट्स पढ़ना और फिर मेरे को बताना। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? यस और नो? अभी क्लास एंड हो रही है, मैं बाहर बैठा हूं, वहां चैम्बर में मेरे से मिलके जाना एक एक, आधा आधा सेकंड लूंगा, सबका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड, ठीक? ऐसे चलेगे, कोई मेरे को शकल सबकी ध्यान में से छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे को। हाँ, जिसको दूर, कोई बहुत दूर जाना हो, भाई लेट ही हो रहे हैं, वो बात अलग है। ऐसा लेट कोई नहीं हो रहे, तुम रुक जाना 2 मिनट, ठीक है? थैंक यू। बाहर मत आना, एक एक करके आना पीछे से। थैंक यू।